नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। सबसे पहले सत्ता की वर्कशॉप में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की वैचारिक मरम्मत करेंगे। चीन ने भारत के 3 खिलाड़ियों को एशियन गेम्स में एंट्री करने से रोक दिया है, लेकिन जब आप इसकी वजह सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। वैसे चीन की मरम्मत भारत सरकार द्वारा भी कर दी गई है, लेकिन कई पेंच ऐसे हैं जो सत्ता की वर्कशॉप में कसने आज जरूरी हैं। वैसे आज वैचारिक पेंच कसने की जरूरत तो बीजेपी के सांसद रमेश विदुड़ी की भी है, जिन्होंने संसद में सियासत की मर्यादा को अपनी शर्मनाक भाषा से तोड़ दिया। वैसे अब विदुड़ी पर एक्शन की तैयारी भी हो गई है। इसके बाद पाकिस्तान के बॉर्डर पर लेकर आपको चलेंगे, जहां आज हिंदुस्तान के वायुवीरों की धमक देखने को मिली। जम्मू में पहली बार भारतीय वायुसेना का एयर शो हुआ। इसका वीडियो एल्बम बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। संसद से महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद आज महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया। पीएम मोदी ने भी महिला सांसदों को झुककर प्रणाम किया। इस बीच राहुल गांधी ने एक बार फिर महिला आरक्षण में ओबीसी कोटा ना शामिल होने पर अफसोस जाहिर किया। इस खबर पर भी एक पॉलिटिकल रील आपको दिखाएंगे। एक बड़ी खबर दिल्ली से भी है, जहां भारत मंडपम में भव्य डिनर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी G20 के आयोजन का काम करने वाली टीम के साथ संवाद कर रहे हैं और फिर उनके साथ डिनर करते नजर आएंगे। 2024 के चुनाव से पहले एनडीए के लिए आज अच्छी खबर आई है। आज एचडी कुमारस्वामी की जेडीएस पार्टी एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन गई है। कुमारस्वामी ने गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। मीटिंग के बाद जेपी नड्डा ने जेडीएस के एनडीए में शामिल होने की जानकारी दी। और क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए आज बम्पर इनाम का ऐलान कर दिया गया। आईसीसी के मुताबिक वर्ल्ड कप की विजेता टीम को 33 करोड़ 17 लाख रुपए की इनामी राशि मिलेगी, जबकि उपविजेता को 16 करोड़ 59 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो सत्ता की शुरुआत में आज सबसे पहले जिनपिंग की घटिया सोच और घटिया हरकत की पूरी तसल्ली से मरम्मत करेंगे, जो उन्होंने और उनके देश ने भारत की 3 महिला खिलाड़ियों के साथ की है। लेकिन मामला सिर्फ व्यक्ति विशेष का नहीं है, बल्कि देश का है। और जब कोई देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर उंगली उठाए तो सत्ता की वर्कशॉप में उसकी वैचारिक मरम्मत बहुत जरूरी है, और मरम्मत भी ऐसी कि किसी को शिकायत का कोई मौका बिल्कुल भी नहीं मिले। इसलिए सबसे पहले आपको सत्ता की वर्कशॉप में लेकर चलते हैं। और वैसे मुझे लगता है जिनपिंग ऐसे व्यक्ति हैं जो हर हफ्ते एक ना एक दिन सत्ता की वर्कशॉप में आते ही हैं। उनको लेकर आना पड़ता है, क्योंकि उनकी तरफ से हमेशा भारत के खिलाफ कोई ना कोई ऐसी साजिश, कोई ना कोई ऐसा प्रोपेगेंडा रचा जाता है, जिसकी वजह से उनकी वैचारिक मरम्मत ज़रूरी हो जाती है। और इस वर्कशॉप में, जैसा कि हम आपको हमेशा दिखाते हैं शुरू करने से पहले, तरीके के हमारे पास में टूल मौजूद हैं। पेचकस है, ये हथौड़ा है, और मैं बार बार आपको बताता हूँ कि ये सब प्रतीक के तौर पर हैं। असल में हथौड़ा हमारे शब्द होते हैं और पेच हम अपने तर्कों से कसते हैं। हमारी टूल किट फिलहाल तैयार है, लेकिन सबसे पहले पेचकस का इस्तेमाल होगा और जिनपिंग की घटिया सोच के वैचारिक पेच कसे जाएंगे। फिर प्लास से उनकी नफरत से भरी नीयत को हम लाइन पर लेकर आएंगे, और इसके बाद हम हथौड़े का इस्तेमाल करेंगे, जिससे जिनपिंग के अरुणाचल वाले फर्जी एजेंडे पर चोट की जाए। आज पाने का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि जिनपिंग के लिए आज ये 3 औजार ही काफ़ी हैं। अब ये समझिए कि आज आखिर चीन को सत्ता की वर्कशॉप में लाने की जरूरत हमें क्यों पड़ी। इसकी वजह है 3 भारतीय महिला खिलाड़ी, जिनकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये तीनों वुशु की खिलाड़ी हैं और इनके नाम हैं मेपुंग लामू, अनिलो तेगा और नियमान वांगसू। अब खबर यह है कि चीन ने भारत की 3 महिला खिलाड़ियों को चीन में एंट्री देने से इनकार कर दिया है। ये तीनों खिलाड़ियों को अपनी टीम के साथ चीन में होने वाले एशियन गेम्स में हिस्सा लेना था, लेकिन चीन ने इन्हें प्रवेश देने से मना कर दिया, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये तीनों खिलाड़ी अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली हैं, और अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है, जिस पर चीन अपना झूठा दावा करता रहता है। हालांकि खिलाड़ियों को रोकने के पीछे चीन ने वैध दस्तावेज की फर्जी दलील दी है। यानी जो कुछ जिनपिंग और उनके चीन ने भारतीय खिलाड़ियों के साथ किया, वो बेहद ही घटिया और निम्न स्तर की हरकत है। इसलिए आज चीन को शर्म करने की जरूरत है, क्योंकि जिनपिंग भारत की 3 महिला खिलाड़ियों से डर गए। एशियाई खेल की आड़ में जिनपिंग की नफरत वाला खेल आज पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया। जिनपिंग कैसे एशियन गेम्स का झंडा दिखाकर अरुणाचल पर अपना फर्जी एजेंडा चला रहे हैं,
आज ये भी हर किसी ने देख लिया। लेकिन इस सब के बीच एक बड़ी खबर यह कि चीन की इस घटिया हरकत की भारत सरकार की ओर से तसल्ली बख्श मरम्मत की गई है। भारत की ओर से चीन को उसकी इस करतूत के लिए जो जवाब दिया गया उसकी उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होगी। इसलिए आज हमने सत्ता की वर्कशॉप में चीन की मरम्मत के लिए अपना विशिष्ट अतिथि भारत सरकार को ही बनाया है। भारत सरकार के एक्शन पर पहली बड़ी खबर यह कि उसने फैसला किया कि वो एशियन गेम्स में ही हिस्सा नहीं लेगा, यानी भारत के खिलाफ एशियाई खेलों में प्रदर्शन करने के लिए अब भारत के खिलाड़ी नहीं जाएंगे। भारत सरकार के एक्शन पर दूसरी बड़ी खबर यह है कि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपना चीन दौरा भी रद्द कर दिया है और इस घटना के विरोध में भारत सरकार ने चीन के सामने सख्त लहजे में कड़ा विरोध दर्ज कराया है। विदेश मंत्रालय की ओर से बाकायदा चीन के लिए इस पर एक जवाब भी जारी किया गया, जिसे चीन को बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि भारत सरकार को पता चला है कि चीनी अधिकारियों ने सोच समझकर और पूर्व निर्धारित तरीके से अरुणाचल प्रदेश के कुछ भारतीय खिलाड़ियों को एशियाई खेलों में मान्यता और चीन में प्रवेश से वंचित करके उनके साथ भेदभाव किया है। हमारी लंबे समय से चली आ रही स्थिति के अनुसार भारत जगह या जातीयता के आधार पर भारतीय नागरिकों से भेदभावपूर्ण व्यवहार को खारिज करता है। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। हालांकि इसके जवाब में चीन की ओर से जो सफाई आई उसमें भी आपको साजिश साफ नजर आ जाएगी। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता की ओर से बयान दिया गया कि चीन वैध दस्तावेजों के साथ एशियाई खेलों में भाग लेने के लिए सभी एथलीटों का स्वागत करता है, लेकिन इस बयान में साथ ही यह भी कहा गया कि चीन तथाकथित अरुणाचल प्रदेश प्रांत को मान्यता नहीं देता है। दक्षिण तिब्बती क्षेत्र चीन का हिस्सा है, लेकिन भारत ने चीन की ओर से आए इस बेतुके बयान को खारिज कर दिया और एशियन गेम्स से अपना नाम वापस लेकर सख्त जवाब दिया। अरुणाचल के खिलाड़ी जो एशियन गेम्स में जाने वाले थे उनको वीज़ा देने से रोका। सबसे पहले तो मैं इसका खंडन करता हूं और चाइना के इस तरह के हरकतों से अरुणाचल का कोई स्टेटस बदलने वाला नहीं है। अरुणाचल हमेशा से भारत का हिस्सा रहा है और रहने वाले हैं। चाइना ने जो कदम उठाए वो इलीगल है, अनएथिकल है। चाइना का जो कदम है उसको हम तो विरोध करते हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को भी विरोध करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह कि सिर्फ महीने के अंदर ही ये दूसरा मौका है जब अरुणाचल प्रदेश के इन खिलाड़ियों को चीन ने एंट्री देने से मना कर दिया। इससे पहले जुलाई के आखिरी हफ्ते में यही खिलाड़ी चीन में विश्वविद्यालय खेलों में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाई थी, क्योंकि उन्हें स्टेपल वीजा दिया गया था। स्टेपल वीजा का मतलब यह कि चीन अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा नहीं मानता है। तभी भारत ने कड़ा विरोध उस वक्त भी जाहिर किया था और फिर 8 सदस्यीय वुशु टीम ने विरोध के मद्देनजर अपना नाम वापस ले लिया था। लेकिन एक बार फिर एशियन गेम्स को लेकर चीन की शर्मनाक हरकत की रिपीट टेलीकास्ट हुआ है, लेकिन भारत सरकार का स्टैंड क्लियर है, देश की संप्रभुता से समझौता किसी भी कीमत पर नहीं किया जाएगा। तो हम आपको ये बताकर चलें कि हम इस वर्कशॉप में वैसे तो जिनपिंग को कई बार लेकर आए हैं, इस पेचकस से, इस हथौड़े से और पाने से कई बार उनकी मरम्मत तसल्ली बख्श तरीके से कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद जिनपिंग हैं जो मानते नहीं हैं और बार बार वर्कशॉप का रुख कर लेते हैं। लेकिन हम भी तब तक उनको छोड़ेंगे नहीं जब तक वो भारत के खिलाफ एजेंडा चलाना बंद नहीं करेंगे, जब तक वो इस तरीके की साजिशें रचना बंद नहीं करेंगे। और सत्ता की वर्कशॉप में जब जब ऐसे लोग कोई हरकत करेंगे तो उनको लेकर आते रहेंगे। सत्ता की अगली खबर में हम आपको भारतीय वायुसेना के शौर्य वाला वीडियो एल्बम दिखाते हैं। इंडियन एयरफोर्स की सत्ता का यह एल्बम देखकर आज हमारे बहुत से न्यूज मित्रों का एक रक्त का उनके अंदर संचार हो जाएगा, क्योंकि इस एल्बम में आपके लिए बहुत से गर्व करने वाले पल हैं। तो देश के लिए, दुश्मनों के लिए ये टेंशन ही टेंशन बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि इन वीडियोस की मारक क्षमता बहुत ज्यादा है। ये खबर जम्मू में हुए एक ऐसे एयर शो पर आधारित है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। यानी एक ऐसा एक एयर शो है जिसके बारे में जानना आज आप सबके लिए बहुत जरूरी है। ये एक ऐसा एयर शो है जिसके वीडियो आज पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर में छुप छुप कर जरूर देखे गए। वो एयर शो जिसे देखकर आज पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाली कश्मीर की आवाम बहुत खुश हो रही होगी। और ये एक ऐसा एयर शो भी है जो जम्मू कश्मीर में सदियों तक याद रखा जाएगा।
इसी वर्ष अक्टूबर में भारत में जम्मू कश्मीर विलय के 76 साल पूरे हो रहे हैं, जब भारत के सिर पर उसका मुकुट कश्मीर आधिकारिक तौर पर सजा था। इस मौके पर जम्मू में पहली बार वायुसेना के एयर शो का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे जवानों ने दुश्मन को एक छोटा सा डेमो दिखाया कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। हम सबसे पहले आपको इस एयर शो की एक वीडियो रील दिखाते हैं, जिसकी गूंज और धमक से पाकिस्तान और चीन की धक धक बढ़ गई। जाने वाले भारतीय सेना के वायुवीर किस तरीके से अलग अलग जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर दिखा रहे हैं। जम्मू में पहली बार इस तरीके की प्रदर्शनी जो है वो दिखाई जा रही है। स्पेशल कमांडोज, जिन्हें गरुड़ कमांडोज कहा जाता है, वो हम आपको अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गरुड़ कमांडोज यहाँ पर ऑपरेशन ड्रिल जो है वो यहाँ पर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और तस्वीरों में आप देखिए कि अगर दुश्मन के इलाके में ऑपरेशन करना हो, उसके बाद एक जगह से दूसरी जगह मूव करना हो, तो किस तरीके से किया जा सकता है। ये देखिए MI-17 हेलीकॉप्टर जो है वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि दुश्मन के इलाके में जाकर स्ट्राइक करना हो, ये गरुड़ कमांडोज की खासियत है। ये भारतीय वायुसेना के वो जाबाज हैं जिन्होंने कई ऑपरेशन को कंडक्ट किया है और सक्सेसफुल बनाया है। और ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो गरुड़ टीम है वो यहाँ पर सर्च ऑपरेशन करती हुई नजर आ रही है। फीट की ऊंचाई से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आकाश का पैराट्रूपर जो है वो यहाँ पर पैराड्रॉप करते हुए नजर आ रहे हैं। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं जम्मू में पहली बार इस तरीके से यहाँ पर एयर शो जो है वो यहाँ पर किया गया। और देश की आन बान और शान तिरंगा झंडा किस तरीके से लहराता हुआ आसमान में नजर आ रहा है। MI-17 हेलीकॉप्टर। और तस्वीरों में आप देखिए कि इस एयर शो में किस तरीके से इंडियन एयर फोर्स का ये MI-17 जो है वो यहाँ पर अलग अलग तरीके से यहाँ पर जो ड्रिल है वो दिखाई जा रही है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है न्यूज मित्रों। अब सत्ता में आ रहे हिंदुस्तान के वो वायुवीर जिन्हें दुनिया सूर्य किरण के नाम से जानती है, जिसका तेज देखकर दुश्मनों की आंखें चौंधिया जाती हैं। आज भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण टीम ने भी जम्मू में पहली बार हुए एयरफोर्स के एयर शो में अपना जलवा दिखाया। हॉक विमानों के साथ हवा में शानदार परफॉर्म किया। इस पर भी एक छोटी सी रील देखिए, फिर ऐतिहासिक तथ्यों से भरपूर सत्ता की कुछ विशेष कुंजी खोलेंगे। तैयार हो जाइए देश के गांधी फॉर्मेशन जो समर्पित है हमारे देश के युवा को, जिनके जहन में है जो और जान में है प्राण। ये एयरक्राफ्ट जो है वो यहाँ पर उड़ाया जा रहा है, एयर शो दिखाया जा रहा है। मकसद इस एयर शो का ये है कि युवाओं को प्रेरित करना। इसका नाम है सूर्य किरण टीम। 9 पायलट हवा में करतब दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। किरण टीम का जम्मू में परफॉर्मेंस डेफिनेटली वन ऑफ अ काइंड है। ये पहले नहीं हुआ है इस तरह का एयर अवेयरनेस कैंपेन। हमारे पायलट्स हैं, इन
विमानों को उड़ाते हुए 9 पायलट हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास 5 और पायलट्स हैं। अलग अलग फॉर्मेशन बनाते हैं एंड अलग अलग मैनूवर्स करते हैं। दैट शोज केस इज द प्रिसिशन इन फ्लाइंग। अब और भी नीचे आ जाते हैं, मतलब ज़मीन से सिर्फ 100 फीट ऊपर, एंड वी परफॉर्म मोर एक्साइटिंग स्टंट्स। और अब जल्दी से आपको भारतीय वायुसेना की सूर्यकिरण टीम के बारे में कुछ विशेष जानकारी दे देते हैं। सूर्यकिरण इंडियन एयरफोर्स की एरोबेटिक्स टीम है, जिसकी स्थापना वर्ष 1996 में की गई थी। सूर्यकिरण वायुसेना की 52वें स्क्वाड्रन का हिस्सा है। इस टीम में 13 पायलट होते हैं, जिसमें केवल 9 एक साथ उड़ान भरते हैं। केवल लड़ाकू विमान उड़ान भरने वाले पायलटों को इसके लिए चुना जाता है। पायलट के अलावा टीम में फ्लाइट कमांडर, एक प्रशासक और क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर होते हैं, जो देश के लिए कई खास मौकों पर अपनी ताकत का हवाई प्रदर्शन करके दुश्मनों को यह संदेश देते हैं कि कृपया हिंदुस्तान से उचित दूरी बनाकर रखें। अब आपको इस एयर शो की सबसे खास बात बताते हैं। जम्मू में पहली बार इसका आयोजन बेहद खास मौके को ध्यान में रखते हुए किया गया था, और यह मौका है भारत में जम्मू कश्मीर के विलय के 76 वर्ष पूरे होने का। अब करीब 1 महीने के बाद वो तारीख आने वाली। 26 अक्टूबर 1947 जब आधिकारिक तौर पर कश्मीर का भारत में विलय हुआ था, इसी दिन तब जम्मू कश्मीर रियासत के राजा हरि सिंह ने भारत के साथ एक विलय संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत कश्मीर औपचारिक रूप से भारत का हिस्सा बन गया था। लेकिन भारत में जम्मू कश्मीर के विलय की यह कहानी इतनी आसान है नहीं जितनी आपको लग रही है। दरअसल आजादी से पहले भारत में 500 से ज्यादा रियासतें हुआ करती थी, जिनके सामने तब सिर्फ 2 ही विकल्प थे। पहला विकल्प भारत या पाकिस्तान में किसी एक को चुनने का था, और दूसरा विकल्प स्वतंत्र रियासत के रूप में काम करने का था। सबसे बड़ी बात यह कि उस वक्त जम्मू कश्मीर रियासत के महाराजा हरि सिंह विलय को लेकर किसी अंतिम परिणाम तक नहीं पहुंच पा रहे थे। लेकिन तभी पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से महाराजा हरि सिंह ने फौरन विलय संधि पर अपने दस्तखत कर दिए। दरअसल आजादी के बाद पाकिस्तान ने कश्मीर को हड़पने की योजना बनाई थी, इसलिए 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान की सेना ने 5000 कबायली हमलावरों के साथ मिलकर कश्मीर पर हमला कर दिया था। तब कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार से मदद मांगी, और तभी महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के कागजात पर दस्तखत किए। इसी के बाद भारतीय सेना की सिख रेजिमेंट से एक दस्ता श्रीनगर भेजा गया, और 27 अक्टूबर 1947 को सेना ने कश्मीर पहुंचकर पाकिस्तान से आए घुसपैठियों को खदेड़ दिया। अब इस विलय की घटना को 76 वर्ष पूरे होने वाले हैं, और इस पल का जश्न मनाने के लिए ही जम्मू में भव्य एयर शो का आयोजन किया गया। सत्ता में अब बात संसद में हुई एक ऐसी शर्मनाक घटना की जिसकी जितनी निंदा की जाए, जितनी आलोचना की जाए, वो कम है। कल संसद के लिए एक ऐतिहासिक दिन था। महिला आरक्षण बिल पास हुआ था, लेकिन आज महिला आरक्षण से ज्यादा चर्चा लोकसभा में दक्षिण दिल्ली से बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के अपमानजनक शब्दों, भाषा और रवैये की हो रही है। रमेश बिधूड़ी ने कल लोकसभा में जो कहा, उससे भारत का संसदीय इतिहास न सिर्फ अपमानित हुआ, बल्कि उसकी मर्यादा भी गिरी है। इस घटना को आप संसदीय राजनीति में काला धब्बा भी कह सकते हैं। कल लोकसभा में चंद्रयान की सफलता पर चर्चा हो रही थी। इस दौरान रमेश बिधूड़ी ने बीएसपी सांसद दानिश अली के लिए बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। रमेश बिधूड़ी ने जो बोला उसे शब्दशाह नहीं बोला जा सकता, लेकिन उनका लहजा कुछ ऐसा था जिसमें ओए, इस बीच में मत बोलना, अभी बाहर देखूंगा, ऐसे कई अमर्यादित संबोधन थे। और इन शब्दों के बीच कई ऐसे शब्द थे जो ना सिर्फ असंसदीय हैं बल्कि घटिया हैं। वैसे तो हम आपको रमेश बिधूड़ी की पूरी बात नहीं सुना सकते, लेकिन आपको कुछ हिस्सों को सुनना ही चाहिए, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि माननीय सांसद जी की भाषा का स्तर क्या था। हमने आपत्तिजनक हिस्सों पर बीप लगा दी है ताकि आपके कान स्वच्छ रहें। मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। सिरे ले रहे हैं। बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा तो, ये बता रहा हूं सर। ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। जब नीच बन रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, इसकी बात थी। बाहर देखो, अभी रोड बढ़ रहे थे।
कम से कम एक सांसद से संसद के अंदर या बाहर ऐसे शब्दों के इस्तेमाल की अपेक्षा नहीं होती, लेकिन उन्होंने ये किया। हालांकि रमेश विधुड़ी की इस अपमानजनक भाषा पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खेद जताया। लोकसभा स्पीकर ने रमेश विधुड़ी से आगे ऐसा व्यवहार न करने की चेतावनी भी दी। अब आपको रमेश विधुड़ी की अभद्र भाषा के वीडियो को फिर से दिखाते हैं ताकि आप ये देख सकें कि उनके इर्द गिर्द क्या चल रहा था। इस वीडियो में रमेश विधुड़ी के दोनों तरफ बीजेपी के दो वरिष्ठ सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन और रविशंकर प्रसाद बैठे हैं। दोनों सांसद केंद्र सरकार में वरिष्ठ मंत्री रह चुके हैं। जब माननीय सांसद रमेश विधुड़ी अपने मुखार बिंद से आपत्तिजनक शब्दों का धारा प्रवाह इस्तेमाल कर रहे थे तो दोनों सांसद मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मनोरंजक फिल्म चल रही हो। वैसे तो डॉक्टर हर्षवर्धन और रविशंकर प्रसाद दोनों वरिष्ठ सांसद हैं। जिस समय रमेश विधुड़ी ये सब बोल रहे थे तो उन्हें शांत कराना चाहिए था, उन्हें टोकना चाहिए था, उन्हें रोकना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब इस व्यवहार की भी आलोचना हो रही है। तो विपक्ष संसद के अंदर घटी इस घटना को इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं। विपक्षी दल लोकसभा स्पीकर से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस ने इसे सभी सांसदों का अपमान बताया है तो आम आदमी पार्टी इसे गुंडों की भाषा कह रही है। आरजेडी पूछ रही है क्या यही सबका साथ सबका विश्वास है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी आपत्तिजनक भाषा वाला वीडियो ट्वीट करके बीजेपी पर हमला किया है और इसे बीजेपी का राजनीतिक स्तर बताया। विपक्ष के हमले से बीजेपी बैकफुट पर है। रमेश विधुड़ी को पार्टी की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। उनसे पूछा गया है कि आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए। रमेश विधुड़ी से 15 दिनों में जवाब मांगा गया। साइंटिफिक कम्युनिटी है हमारे देश की, कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूं। ऐसा भाषा मैंने कभी सुना नहीं है। ये भाषा न केवल पार्लियामेंट के अंदर नहीं इस्तेमाल होना चाहिए पर पार्लियामेंट के बाहर भी नहीं। ये अपमान है, सभी सांसदों का अपमान है। गणेश अली जी का तो अपमान ही है पर हम सबका अपमान है। ये तो एक माफिया गुंडे की भाषा है। आप एक सम्मानित सांसद हो जो लोकसभा में चुनकर आया है, लाखों जनता ने उसको चुन के भेजा है, आपने उस सांसद को वहां आतंकवादी कह दिया, गाली दे दी, ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर दिया जो मैं आपको बोल नहीं सकता। प्रधानमंत्री जी, सबका साथ सबका विकास को जीना पड़ता है। रमेश विधुड़ी जी आपके माननीय सांसद हैं और उनके लिए आप एक सख्त शब्द नहीं बोल पाए, कुछ भी नहीं। यानी कि मानूंगा ना कि आपकी मर्जी से ही हो रहा है। भाषा है, अनपार्लियामेंट्री है, हेटफुल है, डिविसिव है और ये वही है जो सेंटिमेंट ये पूरे देश में फैला रहे हैं, जो जहर इन्होंने फैलाई है, जो जहर हमारे बीच में घोला है नफरत का, आज वो पार्लियामेंट के नए पार्लियामेंट में गूंज रहा है। कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूं। वक्तव्य में जिस तरीके से अपमानजनक भाषा प्रयोग किया और किसके विरुद्ध में, और एक जन एमपी के विरुद्ध, ये अति निंदनीय है। इस पर हम लोग कड़ी से कड़ी जो है निंदा प्रकाश करते हैं। देश की दूसरी बड़ी आबादी का संसद से अपमान किया गया। देश की संसद का एक मान सम्मान है, डेकोरम है, वो तो बर्बाद हुआ ही हुआ। उससे ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि अध्यक्ष जी ने अभी तक कोई एक्शन तो बीजेपी एक्शन लेती दिख रही है तो कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष हमलावर है। लेकिन यह मामला इतनी आसानी से खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा। जिस बीएसपी सांसद दानिश अली को अब शब्द कहा गया वो कह रहे हैं कि अगर रमेश विधुड़ी पर कार्रवाई नहीं हुई तो संसद की सदस्यता छोड़ सकते हैं। इस बीच उन्होंने लोकसभा स्पीकर से रूल 227 के तहत पूरे मामले को प्रिविलेज कमेटी के पास भेजने और पूरे मामले की जांच करने की मांग की। जब मेरे जैसे चुने हुए व्यक्ति की स्थिति आज इस देश में यह है तो एक आम आदमी की स्थिति क्या होगी। मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ न्याय होगा। आदरणीय स्पीकर साहब कार्रवाई करेंगे, नहीं तो
मैं भरे मन से इस सदन को भी छोड़ने पर विचार कर रहा हूं। तो बीजेपी को मुसीबत में डालने वाले रमेश विदुड़ी दक्षिण दिल्ली से सांसद हैं। विदुड़ी ने बीकॉम और एलएलबी की डिग्री ली है। दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर रमेश विदुड़ी के प्रोफेशन में वकील, बिजनेसमैन, किसान और सोशल वर्कर लिखा हुआ है। 2003 से मई 2014 तक दिल्ली के विधायक रहे हैं। 2014 और 2019 में लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए हैं। शहरी विकास, ओबीसी कल्याण, श्रम और रोजगार से संबंधित कई समितियों में वो शामिल रहे हैं। अपने भाषाई आचरण के लिए रमेश विदुड़ी कई बार विवादों में रहे हैं, लेकिन इस बार उनके आचरण की हर तरफ आलोचना हो रही है। हम मानते हैं कि संसद में सांसदों के बीच मतों का अंतर होता है, गंभीर मतभेद भी होते हैं, लेकिन किसी भी कीमत पर एक सांसद दूसरे सांसद के लिए ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता। रमेश विदुड़ी की भाषा आपत्तिजनक, बेहद असंसदीय और उकसाने वाली थी। जनप्रतिनिधि इस भाषा में बात करेंगे तो भारत का सामाजिक समरसता वाला विजन चूर चूर हो जाएगा। और अब बात उस इतिहास की जो पिछले 2 दिनों में संसद ने रचा। पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा में महिलाओं को आरक्षण देने वाली नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पास होने के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल है। कल रात में जैसे ही राज्यसभा से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ, बीजेपी की महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, उन्हें गुलदस्ता भेंट किया। कुछ महिला सांसदों ने उनके पैर भी छुए। कल के बाद आज सुबह फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की महिला सांसदों की मुलाकात हुई। पीएम मोदी आज सुबह बीजेपी दफ्तर पहुंचे। यहां महिला कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान पीएम मोदी ने एक महिला को अपने पैर छूने से भी रोका। एक वीडियो में प्रधानमंत्री को हाथ जोड़कर झुकते हुए देखा गया। कई महिला कार्यकर्ता डांस करती दिखीं और रंगों से खेलती भी नजर आईं। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कुछ फैसले देश की तकदीर बदलने की ताकत रखते हैं। महिला आरक्षण एक ऐसा ही अवसर है। एक बार सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने और क्या क्या कहा। नारी का आत्मविश्वास, हर नारी का आत्मविश्वास आसमान छू रहा। पूरे देश की माताएं, बहनें और बेटियां आज खुशी मना रही हैं, हम सबको आशीर्वाद दे रही है। दशकों पुराने अड़ंगे थे, लेकिन जब नीयत पवित्र होती है, प्रयासों में पारदर्शिता होती है, तो परेशानियों को पार करके भी परिणाम लाती है। जब भी ये बिल संसद में आए, लीपा पुती हुई, सिर्फ नाम दर्ज कराएगी ये, निष्ठापूर्वक कभी प्रयास नहीं हुआ और बवाल हुई, हंगामा हुआ, नारी का अपमान करने का भी प्रयास किया गया। मैं प्रधान सेवक देश के नरेंद्र मोदी जी को विशेष आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने वादा किया था हमसे कि नया संसद का भवन इतिहास का साक्षी बनेगा। 72 घंटे में उन्होंने वर्षों के संघर्ष को समाधान तक पहुंचाते हुए महिला आरक्षण बिल पास किया। देश का दृढ़ निश्चय भी दिखाई दिया और महिलाओं के प्रति जो सहजता का भाव है वो भी दिखाई दिया। तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये संभव हुआ। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। महिला पॉलिसी डिसीजन में आना ऐसा इच्छा था। ये इच्छा को मोदी जी का इच्छा को वो दिल में रखे हमको न्याय दिलाया है। जी मोदी जी का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। उन्होंने जो भी किया बहुत अच्छा किया। हमें भी मौका मिला कि हम आगे बढ़ सकते। मोदी जी ने संभव किया है। अभी तक ज्यादातर महिलाओं के लिए काम किया है मोदी जी ने। मैं इतनी खुश है कि आपने कहा है कि तीसरी बार फिर मोदी सरकार। तो एक तरफ बीजेपी महिला आरक्षण पर जश्न मना रही है, बीजेपी की महिला सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका क्रेडिट दे रही है, तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी महिला आरक्षण बिल में कमियां गिना रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि ओबीसी जनगणना से ध्यान भटकाने के लिए सरकार ये सब कुछ कर रही है।
उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें अफसोस है कि महिला आरक्षण विधेयक में ओबीसी कोटा नहीं जुड़वा पाए। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि महिला आरक्षण विधेयक जिन प्रावधानों के साथ पास हुआ, इसे लागू होने में कम से कम 10 साल लग जाएंगे। कुल मिलाकर महिला आरक्षण बिल भले ही पास हो गया हो, लेकिन इस पर राजनीतिक चालें अभी और तेज हुई। यह सवाल पूछा, क्या हिंदुस्तान में ओबीसी की आबादी 5% है? यह मैं जानना चाहता हूं। अगर 5% है तो फिर वो ठीक है, उसको मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। मगर अगर वो 5% से ज्यादा है तो मुझे यह पता लगाना है, और एक बार मैं मन बना लेता हूं, मैं छोड़ता नहीं हूं, मुझे यह पता लगाना है ये ओबीसी हिंदुस्तान में कितने हैं, और जितने हैं उतनी भागीदारी इनको मिलनी चाहिए। और सत्ता में बात स्पेस की सत्ता की, जिसमें आज फिर भारतीय वैज्ञानिकों का फोकस विक्रम लैंडर पर है। विक्रम ऊर्जा बचाने के लिए सो गया था, अब उसे जगाने की तैयारी हो रही है। ये सब सुनकर आपको एक बार के लिए कुंभकर्ण की नींद से जगाने वाली कथा याद आ गई होगी, लेकिन मामला जरा दूजी किस्म का है। चांद की सतह से नया डेटा भेजने का जुगाड़ करने के लिए बार बार विक्रम एक नींद लेता है और फिर सही मौके पर जागकर तुरंत डेटा पृथ्वी पर भेज देता है। समझने वाली बात यह है कि पूरी दुनिया ईंधन के किफायती इस्तेमाल पर चलती है। ईंधन का कम से कम इस्तेमाल और ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा पैदा करके अपना काम करना दुनिया का वर्क मॉडल है। रसोई गैस हो, हीटर हो या एसी हो, कार का एवरेज हो या हवाई जहाज से लेकर स्पेस क्राफ्ट तक में फ्यूल की खपत, हर मोड़ पर ऊर्जा बजट का बहुत महत्व है। अंतरिक्ष में रिसर्च के लिए भेजे गए चंद्रयान 3 जैसे स्पेस क्राफ्ट हमेशा एनर्जी बजट का खास ध्यान रखते हैं। इस वक्त विक्रम लैंडर चांद के जिस दक्षिणी हिस्से में है, वहां ऊर्जा का किफायती इस्तेमाल सबसे चुनौतीपूर्ण है और महत्वपूर्ण भी है, और इसके सही तरीके से इस्तेमाल की कोशिश चांद पर की जा रही है। चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर अभी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद है। चंद्रमा पर सूरज की किरणें पड़ने के कुछ घंटों के बाद इनके फिर से चार्ज होने की उम्मीद है। इस बीच इसरो ने ट्वीट करके बताया है कि संपर्क स्थापित हो चुका है, लेकिन सिग्नल अभी नहीं मिला। चांद पर अब करीब 2 हफ्तों के बाद फिर से सूर्योदय होने वाला है। इसरो ने 4 सितंबर को लैंडर विक्रम को स्लीप मोड में डाल दिया था, जबकि 2 सितंबर को प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में डाल दिया गया था। जब चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में शिव शक्ति पॉइंट पर फिर से सूर्य का प्रकाश लौटेगा तो इन्हें ऑन किया जाएगा। इसरो अगले 24 घंटों में किसी भी वक्त इसे ऑन कर सकता है, जिसके बाद लैंडर और रोवर एक्टिव हो जाएंगे। इसरो ने पहले ही कह दिया था कि लैंडर और रोवर सूर्य की रोशनी मिलते ही चार्ज हो जाएंगे। इसके लिए इसरो तापमान के निर्धारित स्तर तक बढ़ने का इंतजार करेगा। वैसे इसरो साफ कर चुका है कि चंद्रयान 3 अपना काम पूरा कर चुका है। तो फिर आपके मन में यह सवाल होगा कि फिर से लैंडर और रोवर को जगाने की कोशिश क्यों की जा रही है। दरअसल लैंडर रोवर के दोबारा जागने पर इसरो के वैज्ञानिक ये चेक करना चाहते हैं कि डेटा एकदम सटीक है या नहीं। जो डेटा पहला मिला, अगर वैसा ही डेटा दोबारा मिलता है तो दोनों को मैच कराया जाएगा। इससे यह पता चलेगा कि ज्यादा सटीक रीडिंग कौन सी है। जितना सटीक डेटा वैज्ञानिकों के पास होगा, उन्हें भविष्य के परीक्षणों में उतनी ही आसानी होगी। That depends on how the system, because if you are seeing this in that system, there are mechanical system that will not have any problem. Then the solar panel, that will not have any problem. Battery may not have a problem. But the minute electronics components like a transmitter, receivers, whether they have survived in the cold temperature, that we have to see. If they survive, definitely that we will be able to wake it up.